बैक। स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक समय अंतराल के बाद आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर हम आपका स्वागत करते हैं। और स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल जो आपने बहुत अधिक स्नेह दिया, आज उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो समसामयिक टॉपिक, जो भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों की शासन प्रणाली का एक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन एंड डेमोक्रेसी, बट स्पेशली फॉर इंडिया। हम इसको भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और भारत के संदर्भ में इसको बृहद रूप से अध्ययन करेंगे। मित्रों, भारत में इसको आप लिख सकते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग, भारत में निर्वाचन आयोग और लोकतंत्र। वास्तव में निर्वाचन आयोग और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। भारत में इलेक्शन कमीशन एंड डेमोक्रेसी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके प्रतिनिधि निष्पक्षता, तटस्थता, भय मुक्त होकर एक प्रतिनिधि के रूप में आए। भारत के संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इस निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें हम मित्रों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य और विधान मंडल के सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। मित्रों, निर्वाचन निश्चित रूप से किसी भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन प्रत्येक निर्वाचन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा में नहीं आएंगे। इसके कुछ और भी लक्षण हैं। लोकतंत्र जो वर्तमान विश्व की अधिकांश शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण, सर्वमान्य, सर्वग्राही शासन प्रणाली के रूप में माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के जिस संविधान को हमने ग्रहण किया, उसमें हमने एक लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया है, जिसके अंतर्गत हमने शासन के एक ऐसे स्वरूप को ग्रहण किया है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को बिना किसी डर के, भय के, संकोच के, निष्पक्षता और तटस्थता पूर्वक चुनाव करेगी। तो मित्रों, ये चुनाव की प्रक्रिया की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दिया गया है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, किसी भी देश की शासन प्रक्रिया के अंतर्गत स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना पर इसलिए बल दिया जाता है, यद्यपि कल्याण की प्रक्रिया निरंकुश तंत्र में भी संभव है, कल्याण की प्रक्रिया राजतंत्र में भी संभव है, लेकिन मित्रों, जनता के सर्वोत्तम कल्याण की गारंटी लोकतंत्र ही देता है। और वह लोकतंत्र जो इसमें पूरी तरह हर प्रकार के गुणों और लक्ष्यों से युक्त होता है, उसे ही हम हेल्दी डेमोक्रेसी कहेंगे। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में, भारत में
स्वस्थ लोकतंत्र, केवल लोकतंत्र ही लोक कल्याण की गारंटी नहीं दे सकता। भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान है। इलेक्शन कमीशन के विषय में कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, एक स्वायत्त संस्था के रूप में अपने कार्य का संचालन करती है और यहां तक कि निर्वाचन की प्रक्रिया के समय वह कार्यपालिकी संबंधी कार्यों का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण, निर्देशन और कंट्रोलिंग भी करती है, जिसके कारण से इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि प्रारंभ में निर्वाचन आयोग के विषय में कई सारे प्रावधान अस्पष्ट थे, जैसे निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था और प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान लागू किया और 1989 तक निर्वाचन आयोग के केवल एक सदस्य थे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाने जाते थे। मित्रों, आवश्यकता और परिस्थिति को देखते हुए निर्वाचन आयोग के दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति टी.एन. शेषन के शासनकाल में की गई, परंतु टी.एन. शेषन ने इस नियुक्ति को अवैध मानते हुए इनको ज्वाइन नहीं करने दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो आयोग है, बोर्ड है, काउंसिल है, ये बहुसदस्यीय संस्था है, अतः सदस्यों की नियुक्ति वैध है और 1991 से निर्वाचन आयोग में 1+2 सदस्य यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्य कर रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू जो बहुत ही क्लियर नहीं था कि निर्वाचन आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। मित्रों, प्रारंभ में निर्वाचन आयोग के सदस्य का कार्यकाल 8 वर्ष रखा गया, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो पहले होगा तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष इनमें से जो पहले होगा, तो इस तरह से समय के सापेक्ष परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया। प्रश्न है, निर्वाचन आयोग और लोकतंत्र ये क्या रिलेशन है। तो यहाँ मित्रों एक ही ध्यान देना होगा, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा के लिए यह आवश्यक है कि उसके प्रतिनिधि निष्पक्षता के साथ, तटस्थता के साथ, भय मुक्त होकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें, लोभ से मुक्त होकर, भय से मुक्त होकर। प्रारंभ में ऐसा आरोप लगभग सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगा रहे थे कि इस चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हुई, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जैसे नैरो व्यू संकुचित दृष्टिकोण का बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया और जो सबसे बड़ी भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखा जा रहा था, जिसमें धन बल और बाहुबल का एक बहुत बड़ा भाग शामिल था। धन बल और बाहुबल के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रायः प्रयास किया जाता था, जिसके कारण से एक कुशल, ईमानदार या जनता के पसंद का प्रतिनिधि सामान्यतः आने से वंचित हो जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग टी.एन. शेषन के शासनकाल से भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया और ये निरंतरता के साथ इसके बाद के जितने भी निर्वाचन आयुक्त आते गए, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को सुधारात्मक रूप में लाने का निरंतर प्रयास किया। आज भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया की प्रशंसा पाकिस्तान जैसे देश भी, जो हमारे चिर प्रतिद्वंदी देश हैं, वो भी करते हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी देश की शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक अवधारणा को मजबूत बनाने में
निर्वाचन आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। निर्वाचन आयोग जो हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं, ये प्रतिनिधि हमारे दो प्रकार के हैं। ये प्रतिनिधि चाहे वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो और ये चाहे राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, तो केंद्र और राज्य सरकार के दोनों प्रकार के प्रतिनिधियों का चुनाव जो संसद के सदस्य के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और विधान मंडल के सदस्य के रूप में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। निर्वाचन आयोग और भी तमाम सारे व्यवहारिक प्रयासों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सफल रहा है, जैसे मतदाता सूची का निर्माण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव खर्च की सीमा का निर्धारण करना, आचार संहिता का पालन कराना, निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर कोई विसंगति आती है उसकी जांच करना, निर्वाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होगी इसकी घोषणा करना, पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति कराना जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग कुशलता के साथ संचालित कर रहा है। इसके साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आचार संहिता का पालन कराना, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के खर्च का विवरण देना, राजनीतिक दल के सदस्यों को जो चुनाव में भाग लेते हैं उनको अपने ऊपर लगाए गए सभी प्रकार के आपराधिक आरोपों का उल्लेख करना, जिससे मतदाताओं को ये पता चले कि हमारा प्रतिनिधि किस तरह का प्रतिनिधि है। चुनाव का डिक्लेरेशन होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करने के पश्चात ये पता लगाना क्या चुनाव में फिर भी कोई ऐसा सदस्य जिन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है या निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है, खर्च की प्रक्रिया को बहुत अधिक कर दिया है, उसके आरोप प्रत्यारोप की सुनवाई करना। तो इस प्रकार से मित्रों हम कह सकते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह वर्तमान में कर रहा है। निर्वाचन आयोग की इस महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा विश्व के कई सारे देशों में की गई है और यह प्रक्रिया स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अत्यंत ही सहायक है। भारत का संविधान जो एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा पर कार्य कर रहा है, उसमें और अधिक मजबूती, स्थिरता तथा प्रभावशाली बनाने में निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत ही उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वस्थ भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे विकासशील देश में निर्वाचन आयोग के कुशल मार्गदर्शन, नियंत्रण और अधीक्षण में भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो मित्रों, इससे संबंधित अन्य सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को विभिन्न प्रकार के वीडियोस के माध्यम से हम आपके पास लाते हैं। आप उसे अधिक से अधिक देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।